वॉशरूम से बाहर निकलती है। नीले रंग के जीन्स, सफेद टी शर्ट के साथ ब्लैक कलर का उसने चश्मा लगाया होता है। बाहर निकलकर अपने सफेद रंग की मर्सिडीज कार में बैठती है। गेट के पास आती है। काफी बड़ा गेट होता है। चौकीदार गेट खोलता है। गेट से कार जैसे ही बाहर निकलती है, अचानक 15-20 लोग हाथ जोड़कर उसके सामने आ जाते हैं। निशा अपने कार से उतरती है, लोगों के सामने जाती है। लोगों में औरतें, बूढ़े और बच्चे होते हैं। तुरंत उसके पैरों पर गिर पड़ते हैं और उससे बोलने लगते हैं, रहम करो दीदी, रहम करो, हम लोगों की रक्षा करो, हमको बचा लो, वरना हम 1200 लोग की झोपड़ियां, हमारा पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। रक्षा करो हम लोगों की, दीदी रक्षा करो। लड़की सबको उठाती है, सबको शांत करती है और बोलती है, बताइए क्या हुआ? आप लोग किस लिए इतने परेशान हैं? मेरी कौन सी मदद की आप लोगों को जरूरत है? अगर मेरे से हो सकता है तो मैं जरूर करूंगी आप लोगों की मदद। एक बूढ़ा आंखों में आंसू लिए बोलता है, हाँ बेटी, एक तुम ही हमारी मदद कर सकती हो, क्योंकि पूरे भारत में एक तुम ही सबसे ज्यादा प्रचंड विद्वान महान तांत्रिक निशा हो। कुछ महीने पहले हमारे गांव में एक बाबा आए थे। वो हमारी मुसीबतों से हमें छुटकारा नहीं दिला सके। तब उन्होंने ही तुम्हारा नाम पता दिया और कहा था, तांत्रिक निशा से मिलो जाकर, वो आपकी रक्षा कर सकती है। इसलिए अब आप हमें बचा लो। निशा बूढ़े को सांत्वना देती है और कहती है, बाबा आप लोग कहां से आए हैं? बूढ़ा बताता है, लखनऊ से बाराबंकी के बीच एक सोनपुर नाम का गांव है। हम सब वहीं से आए हैं और हमारी समस्या ये है कि हमारे यहाँ जब भी सुबह लोग उठते हैं तो किसी के घर में खून के छींटे पड़े मिलते हैं, किसी के कपड़े फटे मिलते हैं, किसी के घर का रात का रखा हुआ खाना सड़ जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, या तो फिर किसी के घर में किसी के शरीर में चोट या फोड़े फुंसी निकल आते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है हमें पता नहीं, लेकिन 10 दिन से हमारे गांव में ये महामारी फैल गई है। हमें तुम ही बचा सकती हो बेटा, हम लोगों को बचा लो। निशा उस बूढ़े को सांत्वना देती है, कहती है, बाबा मैं आप लोगों की रक्षा करूंगी। आप लोग ये बताइए इतनी दूर यहाँ कैसे आए हैं? तो सब एक साथ बोलते हैं, हमारे साथ हमारे मुखिया जी श्री हेमलाल हमें लेकर आए हैं। वो देखिए वहां चौराहे पर बस खड़ी है, हम बस से ही आए हैं और यही बस हमें हमारे गांव भी छोड़ देगी। निशा बोलती है, ठीक है, चलिए मैं आपके बस के पीछे अपनी कार लेकर चलती हूँ। सभी गांव वाले खुशी खुशी अपने आंसू पोंछते हुए बस की तरफ चल पड़ते हैं। अपनी कार में बैठकर निशा उनके पीछे पीछे चलने लगती है। 1 घंटे के सफर के बाद बस एक उजड़े से सुनसान रास्ते पर जाकर रुकती है। निशा अपनी कार उनके बस के बगल में लाकर रोकती है। कार से उतरती है। बस से सभी लोग उतरकर निशा के पास आते हैं और कहते हैं, बेटा आपके पीछे जो पतली पगडंडी दिखाई दे रही है वहीं से हमारे गांव शुरू होते हैं। निशा कहती है, तो फिर इंतजार किस बात का, चलिए। सब लोग निशा के साथ साथ गांव के अंदर पहुंचते हैं। बस से जितने लोग आए होते हैं उनके अलावा गांव में 20-30 झोपड़ियां होती हैं। हर एक झोपड़ी में से स्त्री, पुरुष, बच्चे बाहर निकलकर दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं और निशा को और बाकी लोगों को देखने लगते हैं। तभी मुखिया जी जो बस के साथ साथ आया होता है सभी गांव वालों से कहता है, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है,
हमारे साथ महातांत्रिक देवी निशा आई हैं। ये हम लोगों की मदद करेंगी। हमारे गांव में जो संकट फैला हुआ है, ये हमें उससे मुक्ति दिलाएंगी। निशा मुखिया की बातें सुनकर धीरे से मुस्कुराती है, अपनी दोनों जेब में हाथ डालती है, लकड़ी और धातु से मिश्रित 2 कंगन निकालती है, उनको दोनों हाथों में पहनती है, दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़कर आंखें बंद करती है। कुछ मिनट बाद आंखें खोलती है और सामने देखती है। सामने उसे 4 छोटे रास्ते वाला चौराहा नजर आता है। जैसे उस स्थान पर जाती है, हल्का से झुककर अपनी एक उंगली को जमीन पर रखती है। उसके उंगली रखते ही पूरे गांव में तेज हवा धूल के साथ साए साए करके हवा चलने लग जाती है। सारे गांव वाले बच्चे, स्त्रियां झोपड़ी के अंदर भागते हैं और कुछ जवान अपने हाथों से कपड़ों से अपनी आंखों को छुपाने लग जाते हैं। मुखिया चिल्लाता है, अरे दीदी, ये क्या हो रहा है? निशा कहती है, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी सब ठीक हो जाएगा। 15 मिनट के बाद आंधी रुक जाती है। सब लोग निशा की तरफ ध्यान से देखते हैं। सबके चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ जाते हैं, क्योंकि जहां निशा जमीन पर बैठी होती है, उसके ठीक सामने एक काले रंग की परछाई अजीब सी सड़ी गली हालत में खड़ी होती है। उसके शरीर के अधिकतर जगह के मांस सड़ चुका होता है। जहां पर छोटे छोटे कीड़े दिखाई दे रहे होते हैं। निशा लाश को देखती है, उठती है और बोलती है, क्या बिगाड़ा है तेरा गांव वालों ने? क्यों इतना परेशान कर रही है? क्या कसूर है इनका? उस लड़की की लाश निशा से कहती है, इन लोगों ने हमारे रहने की जगह छीन ली, इसलिए हम इनके रहने की जगह छीन लेंगे, कब्रिस्तान बना देंगे इस पूरे गांव को। निशा कहती है, मुझे तुम देखने में भले ही चुड़ैल लगती हो, लेकिन तेरे अंदर भी अच्छाइयों की ताकत है। मुझे बताओ, क्या हुआ है तुम लोगों के साथ? कौन सी दुनिया छीनी इन लोगों ने? निशा की बात सुनकर अब लाश का क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाता है। वो बड़े प्यार से निशा से कहती है, आप अगर हमें इस नरक से मुक्ति दिलाएंगी तो इसका हम एहसान जिंदगी भर मानेंगे। निशा बोलती है, मैं तुम लोगों को मुक्ति दिला दूंगी, लेकिन बताओ तुम कौन हो और कौन कौन है तुम्हारे साथ? तो लाश कहती है, मेरा नाम पीहू है। आज से 70 साल पहले जो यहाँ पर हमारी बस्ती हुआ करती थी, हम लोग बंजारे हैं और वो देखिए हम सबकी आत्माएं। निशा के साथ साथ सारे गांव वाले देखते हैं। चौराहे को पार करने के बाद खूब ढेर सारे छोटे बच्चे, जवान, स्त्री, पुरुष सबके झुंड दिखाई देते हैं। सब के सब उसी सड़ी गली हालात में लाशों की तरह लाशों की तरह सब खड़े होते हैं। सभी गांव वालों के रोए खड़े हो जाते हैं। फिर से उससे पूछती है, हाँ पीहू, बताओ क्या दिक्कत हुई? कैसे हाल हुआ ये तुम सबका? पीहू कहती है, दीदी, एक बार महामारी फैल गई, भयानक महामारी। ऐसी महामारी की हमारे गांव में डॉक्टरों ने आने से मना कर दिया। न कोई डॉक्टर, न कोई हकीम, न कोई वैद्य, कोई हमारे गांव में आने को तैयार नहीं। और हम लोगों के बाहर निकलने से सरकार ने भी रोक लगा दी। हमारे गांव के चारों तरफ 20
20 फुट ऊंची दीवार, उसके ऊपर कांटेदार तार लगा दिए गए और पुलिस चौकी भी थोड़ी दूर पर बना दी और पुलिस वालों को सख्त हिदायत दी गई कि कोई गांव वाला यहाँ से बाहर दिखाई दे तो उसको तुरंत गोली से उड़ा दो। हम लोग इसी बस्ती में तड़प तड़प के मर गए। जब सरकार को पूरी तरह विश्वास हो गया कि हाँ, हम सब मर चुके हैं, तो उसने हम सब की लाशों को न जलाया न दफनाया, हम सबको पीछे पड़े उस सूखे तालाब में फेंकवा दिया। फिर धीरे धीरे समय बदला। इस जगह इन लोगों ने आकर अपनी झोपड़ियां मकान तैयार किए और एक बार इन्हीं गांव वालों ने मिलकर तालाब खोदकर उसमें पानी भरने का निश्चय किया। जब इन लोगों ने तालाब खोदना शुरू किया तो वहां हमारी हड्डियों के अवशेष मिले। इन लोगों को तब भी अक्ल नहीं आई कि उन हड्डियों को जला दें। उन्होंने उन हड्डियों को तुरंत इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। कहीं किसी ने झाड़ियों में फेंक दी तो किसी ने जंगल में फेंक दी, किसी ने ऐसे ही रास्ते में फेंक दी। बस इतने सालों से सोई हुई हमारी आत्माएं अब भड़क गई और इसी बात का हम लोग बदला ले रहे हैं और कोई बात नहीं। निशा पीहू की बात सुनकर मुखिया से पूछती है। मुखिया, जिसका नाम हेमलाल होता है, बोलता है, हाँ दीदी, बात तो सच है और इस अपराध के लिए मैं समस्त गांव वालों की तरफ से माफी मांगता हूँ। हेमलाल का इतना बोलते ही सारे गांव वाले हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। पीहू सारे गांव वालों को माफी मांगते देखकर निशा से कहती है, इन लोगों को तो हमने माफ कर दिया दीदी, आप हमें मुक्ति दिला दीजिए, वरना हम सब ऐसे ही भटकते रहेंगे। निशा हेमलाल से कहती है, मुखिया जी, खूब ढेर सारी लकड़ियां तैयार करिए और एक बड़ी जगह पर ढेर बनाइए और जिन लोगों के हड्डियों के अवशेष मिले हैं उन सब अवशेषों को बटोरकर इन सूखी लकड़ी के ढेर के ऊपर रखिए। याद रखिएगा, कोई भी अवशेष बाहर छूटने न पाए। सारे गांव वाले तुरंत काम पर लग जाते हैं। 2 घंटे की मेहनत के बाद उसी चौराहे पर खूब बड़ा लकड़ियों का एक चिता तैयार होती है और चिता के ऊपर सारे बंजारों की हड्डियों के अवशेष रखे जाते हैं। निशा अपने जूते उतारकर जमीन पर एक खास योग मुद्रा में बैठकर आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ रही होती है। 15 मिनट बाद निशा उठती है, अपने हाथ में शुद्ध जल लेती है, चिता पर छिड़कती है। उसके बगल में खड़ी हुई पीहू की आत्मा मुस्कुराकर निशा की ओर देख रही होती है। निशा देसी घी लगी हुई मशाल में आग जलाकर चिता में आग लगा देती है। चिता धू धू कर जलने लग जाती है। इतना करते ही पीहू कर जलने लग जाती है। इतना करते ही पीहू और बाकी बंजारों की आत्मा के चारों तरफ जो सड़ा गला मांस होता है वो गायब होने लग जाता है। सब अपने पुराने रूप में आने लग जाते हैं। पीहू एक सुंदर आत्मा के रूप में बदल जाती है। ऊपर आसमान में अपने सारे साथियों को उड़ते हुए गायब होते देखती है। आंखों में आंसू भरे हुए कहती है, निशा दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें मुक्ति दिलाई। आपका ये एहसान हमारे ऊपर कभी मौका मिला तो इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी। इतना बोलकर पीहू भी गायब हो जाती है। निशा वापस गांव वालों की तरफ आती है। सारे गांव वाले निशा के पैरों की तरफ झुकने लगते हैं। निशा मना कर देती है। एक छोटी सी बच्ची निशा को छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा दलिया लेकर आती है। दीदी, ये खा लीजिए। निशा
छोटी बच्ची के प्यार को मना नहीं कर पाती और दलिया खा लेती है। उसके बाद वापस गांव वालों से विदा लेकर अपनी कार में बैठती है। सारा गांव उसको गांव के बाहर तक छोड़ने आता है। कार चलाते हुए वापस शहर की ओर आते हुए निशा ने घड़ी में टाइम देखती है। शाम के